गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? कैन आई विजुअल एंड ऑडिबल? जल्दी से सभी लोग बताइएगा, क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? राजमोहन सिंह, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी को? नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। क्या सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? विजुअल हूँ मैं, ऑडिबल है, क्लियर है, सब कुछ पीपीटी क्लियर है? जल्दी से एक बार सभी बताइएगा, देन हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग के एनालिसिस कुछ ज़्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, है ना? तो जल्दी से चलो। यस, चलो सब क्लियर है, बाकी लोग धीरे धीरे आते रहेंगे। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड देखिए आज क्या है सर, 11 मार्च की करंट अफेयर को हम लोग कवर करने वाले हैं। 10 तक हमने करा दिया था। आज हमने सोचा था आप सभी को मॉक लगाएंगे, लेकिन मॉक नहीं लगा पा रहे बिकॉज कंटेंट मॉक वाला जो मैंने बोला था वो मेरे को मिल नहीं पाया। ठीक है, टाइपिस्ट से मिल नहीं पाया, तो इसलिए मैंने सोचा 11 का ही करा देते, नहीं एक दिन हम लोग फिर से पीछे हो जाएंगे। तो इस वजह से हमने क्या किया, पहले एनालिसिस करा लेते हैं। मॉक टेस्ट मैं सोच रहा हूँ जितने सारे आप लोग हो, अगर लर्निंग ऐप पे आ जाते हो तो कल मैं क्या करूँगा, दोपहर में 2 PM पे, है ना, दोपहर में 2 PM पे लर्निंग ऐप पे आपका मॉक टेस्ट ले लूँगा जो मैंने पढ़ाया है। मतलब 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, और 11, ये सबको कंबाइंड करके एक मान के चलो 50 to 60 क्वेश्चन होंगे। ये आपका मॉक टेस्ट हम ले लेंगे। कहाँ पे मॉक टेस्ट लेंगे सर? लर्निंग ऐप पे ले लेंगे। ठीक है, कब होगा? आई थिंक हमें लगता है कल मैं रखूंगा 2 PM पे। ठीक है, तो आप लोग आके मॉक टेस्ट वहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे जितने सारे मैंने एनालिसिस कराई है ये सब कुछ आपको, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। पहली बात तो ये। वेरी गुड मॉर्निंग अक्की। ठीक है, सौरभ गुड मॉर्निंग। ठीक है, जितना सारा मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, जितना सारा भी पढ़ाया होगा, ठीक है, इसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं होंगे। ऐसा नहीं सोचना कि सर करंट अफेयर के क्वेश्चन इसके बाहर से, नहीं। जो मैंने आपको पढ़ाया है इसी के बीच से मैंने एमसीक्यूज बनवाने के लिए दिया हुआ था टाइपिस्ट को, वो दे नहीं पाया। अभी देगा 1-2 घंटे में। तो मैं कल क्लास इसका रखूंगा। कल क्लास कब रखूंगा? 2 PM पे लर्निंग ऐप पे क्लास होगी। आप उस मॉक को देने आइएगा, जिससे क्या होगा, जो आपने मेरे संग एनालिसिस किया है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब आप उसको एमसीक्यूज फॉर्म में आप देखते हो। ठीक है, सबको मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे मैं क्या करूंगा, आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जहां से आप क्या करोगे, डायरेक्ट मेरी क्लास में आ जाएंगे जहां पे हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे। क्लियर है सबको? चलो, तो जल्दी से सेशन को आप सभी क्या करो, एक बार लाइक कर दो फटाफट। ठीक है, लाइक करने के बाद अगर आपको लगता है शेयर करना चाहिए तो आप शेयर भी कर सकते हैं। एंड हम लोग क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर है सर, क्या क्या है पहले हम लोग ये देख लेते हैं, हमारे को क्या क्या पढ़ना है। आज 10 टॉपिक है। 10 टॉपिक में क्या क्या है ये देखते हैं। पहली जो टॉपिक है उसमें हमें देखना है कि पीएम मोदी ने क्या किया, जन औषधि दिवस समारोह को इन्होंने क्या किया, संबोधित किया है। तो मैं आज आपको क्लियर बता दूंगा कि जन औषधि जो दिवस मनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है, जन औषधि जो स्कीम लॉन्च की गई थी, कब लॉन्च की गई थी, किस गवर्नमेंट में लॉन्च की गई थी, ये पूरी चीज़ें हम लोग एनालिसिस में देखेंगे। एंड सेकेंड न्यूज़ हमारे को एनालिसिस करना है, रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या किया है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 का इन्होंने इनोग्रेशन किया है, इन्होंने उद्घाटन किया हुआ है। तीसरा न्यूज़ है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना में क्या हुआ है सर, खुला हुआ है। ये कैसा है, क्या है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आज हमको देंगे। चौथा न्यूज़ हमारा क्या है सर, 2020 और 21 के लिए ईपीएफओ ने क्या किया है, अपनी जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है ना, उसको उन्होंने क्या किया है, नो चेंज किया है, अनचेंज किया है, कोई चेंजिंग नहीं किया। 8.5% अभी भी बना हुआ है। उसके बाद सर पांचवा न्यूज़ हम लोग को जो एनालिसिस करना है वो ये है कि सब ब्रोकर के रूप में सहारा इंडिया फाइनेंशियल
कॉर्प के जो रजिस्ट्रेशन थे ना उसको सेबी ने क्या किया है, कैंसिल कर दिया है। तो ये पूरी न्यूज़ क्या है, इस न्यूज़ की पूरी एनालिसिस हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। और छठा न्यूज़ हमारे को एनालिसिस करना है, नौरीन हसन जो है ना वो बनी है फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम वीपी सीओओ, ध्यान रखना इनकी पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग लेने वाले हैं आज। उसके बाद 7 नंबर का न्यूज हमारा ये है कि 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए हैं राजनाथ सिंह, ठीक है, इनकी भी पूरी एनालिसिस करने वाले हैं। 8वां न्यूज हमारा ये है, भारत की स्वतंत्रता के 75 साल के अभिनंदन में भारत सरकार ने 259 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, कमेटी इन्होंने बनाई है, कमेटी बनाई है। ये कमेटी कैसी है, ये क्या करेगी, पूरी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। सेकंड लास्ट हमारा न्यूज है 9 नंबर, डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या किया है, टेक भारत 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। टेक भारत क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन अभी आपको देने वाले हैं। लास्ट न्यूज हमारा ये है, इंटरनेशनल वीमेंस डे 2021, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2021 को मनाया गया है। व्हाट इज द थीम 2021 इंटरनेशनल वीमेंस डे, ये चीज हम आपको भी आगे बताने वाले हैं। तो सबको समझ में आ रहा है कि आज हमारे को कितने सारे न्यूज को एनालिसिस करना है, एवरीबॉडी क्लियर? सबको यहाँ पे समझ में आ रहा है कितने सारे न्यूज हैं हमारे को, कितना कवर करने हैं, जल्दी से सबको क्लियर हो रहा है कि हमारे को कितने सारे न्यूज क्लियर करने हैं? जल्दी से सबको समझ में आ गया? सभी ने कॉपी और पेन ले लिया है कि हाँ सर कॉपी और पेन ले चुके हैं, सब कुछ ले चुके हैं? देन हम लोग क्या करें, एनालिसिस को स्टार्ट करें, बिकॉज छूटना नहीं चाहिए। एक बात ध्यान रखना, सभी लोगों को वन लिनियर टाइप में कॉपी में क्या करना है, लिखना भी है, जिससे क्या हो आपका डेली का करंट अफेयर का एक न्यूज तैयार होता रहे और आप इस क्लास का बेनिफिट उठा सके। चलो पहला हमारा क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पीएम मोदी ने एड्रेसेस किया है जन औषधि डे सेलिब्रेशंस, ठीक है, पीएम मोदी ने क्या किया, जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित किया है। तो ये क्या है, पूरी चीज हम लोग देख लेते हैं सर इसके एनालिसिस में। देखना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस जन औषधि दिवस, ध्यान रखना किसने किया है सर जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। क्या किया है, ध्यान से, जन औषधि दिवस सेलिब्रेशंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, ही डेडिकेट द 7500 जन औषधि सेंटर इन निग्रिम्स, ठीक है, शिलोंग टू द इंडियन टू द नेशन ड्यूरिंग द इवेंट। ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से इन्होंने क्या किया है, जन औषधि दिवस इंटरनेशनल जन औषधि दिवस समारोह को इन्होंने संबोधित किया है। वर्चुअली मोड पे इन्होंने क्या किया है, संबोधित किया है। और इन्होंने इस कार्यक्रम में ध्यान से निरीग्रिम्स जो कि शिलोंग्स में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है सर, शिलोंग में पड़ता है, वहां पे इन्होंने क्या किया, 7500 मतलब 7500 7500 वहां इन्होंने क्या किया, जन औषधि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। मतलब पूरे देश में कितने सारे हैं, ध्यान रखना कितने सारे केंद्र हो चुके हैं, 7500 क्या है, सेंटर बन चुके हैं, किसके, जन औषधि केंद्र का। समझ में आ रहा है कितने सारे सेंटर है सर, जन औषधि से केंद्र का 7500 सेंटर इन्होंने खोल रखा है। इसके थ्रू जो आपको मेडिसिन मिलेगा वो क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा और अच्छा मिलेगा, ठीक है। इन सब चीजों के लिए इन्होंने क्या किया, जन औषधि केंद्र खुला रखा है। एंड सेकंड इसके आगे इन्होंने क्या बताया है वो भी देख लेते हैं। He interacted with the beneficiary of the Prime Minister India's Jan Aushadhi project and also gave an award to a stakeholder by recognizing his outstanding work. Union Ministers Chemical and फर्टिलाइजर विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ऑन द ओकेशन। ध्यान से उन्होंने क्या कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है, मंत्री ने भारतीय जन औषधि परियोजना के जितने सारे बेनिफिशरी थे उनसे इन्होंने क्या किया, इंटरेक्ट भी हुए हैं, उनसे इन्होंने बात भी करा है, ठीक है। और उनके अच्छे अच्छे कामों के लिए उनको उन्होंने क्या किया, अवार्ड भी दिया है, उनको पुरस्कार भी दिया है। किसको दिया है सर, इस सुविधा से ये जितने सारे बेनिफिशरी थे उन सभी लोग को दिया है। और जब ये इनॉग्रेशन इसका कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, तो इनके संग मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी क्या थे, वहां पे उपस्थित थे, इनके संग खड़े थे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है सर, इसमें थोड़ा सा और अच्छी चीजें हैं। इसमें यह भी कहा गया है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द यूज ऑफ जेनरिक, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूज ऑफ जेनरिक ड्रग्स एंड ऑल्सो सेलिब्रेट थ्रू आउट द कंट्री एज अ जन औषधि वीक। जन औषधि वीक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च। ध्यान रखना जन औषधि मार्च जो मनाया जा रहा है वो कब से कब तक वीक मनाया जा रहा है, 1 to 7 मार्च के बीच में मनाया जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर हो रहा है?
सबको क्लियर हो रहा है। जन औषधि जो वीक सप्ताह मनाया जाएगा 1 मार्च से 7 मार्च तक, क्या किया जाएगा सर, मनाया जाएगा। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में पूछा जाएगा। पूरे देश में क्या करेंगे, 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक क्या करेंगे, पूरा जन औषधि मार्च क्या करा जाएगा सर, मनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और न्यूज इसके बारे में है जो आप पे बहुत काम आने वाला है। इस सप्ताह में देश भर में विभिन्न कार्यों का आयोजन किया जाएगा। ये पूरी डिटेल्स है, सबको अवेयर किया जाएगा, औषधि के बारे में बताया जाएगा, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना जन औषधि जो, ठीक है, क्या है सर, जन औषधि, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर द्वारा क्या किया जाता है सर, लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना ये एक जो स्कीम लॉन्च की गई थी यूपीए गवर्नमेंट ने लॉन्च की गई थी, यूपीए गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। कब किया था सर, 2008 में किया गया था। इसको रीलॉन्च किया गया, क्या किया गया सर, रीलॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, रीलॉन्च किया गया 2015 में। कब लॉन्च किया गया, 2015 में, जब पीएम मोदी बने थे। ठीक है, ध्यान रखना मोदी जी जब आए 14 में, 15 में इन्होंने रीलॉन्च इसको किया और पूरे देश में इन्होंने क्या कर दिया, फिर से दोबारा लॉन्च किया, जिससे क्या हो, मैक्सिमम लोगों को क्या हो सके, मेडिसिन से रिलेटेड हर एक सुविधा मिल सके, सस्ती दवाइयां मिल सके, कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है, चलो उसके बाद सेकंड न्यूज हमारा ये है, रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या किया है, रमेश पोखरियाल जी ने क्या किया है, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2019-2021 का इन्होंने क्या किया है सर, उद्घाटन किया है। रमेश पोखरियाल इनॉग्रेटेड न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2021। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि भाई इन्होंने दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2021 का इन्होंने उद्घाटन किया है। किसने किया है, रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। ठीक है, केंद्रीय Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank has inaugurated the New Delhi World Book Fair 2021 virtually editions through video conferencing. The event has been organized by National Book Trust NBT। ध्यान रखना यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में क्या किया गया, वर्ल्ड बुक फेयर 2021 का क्या किया गया, इनॉग्रेशन किया गया है। तो किसने किया है, तो ध्यान रखना वर्चुअली मोड पे किया गया है। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा क्या किया गया है। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। ये बात रिमेंबर रखिएगा, बहुत काम का है। किसने ऑर्गेनाइज किया था, नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो कि वर्चुअली मोड पे हो रहा है। क्यों, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। नहीं, अब तक क्या था, सभी चीजें ऑफलाइन हुआ करती थी। क्या करते थे, आके उद्घाटन इसका किए थे। ठीक है, ये जो इनॉग्रेशन हुआ है इसका इस बार का, ये 29वां था। कौन सा था सर जी, 29th एडिशन था। द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर इज द 29th एडिशन ऑफ द 2021 एनुअल इवेंट एंड विल बी हेल्ड वर्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ऐसा पहली बार हो रहा है जो कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये वर्चुअली हेल्ड किया गया है। नहीं तो इसके पहले क्या था सर, ऑफलाइन ही था। मतलब जाके इसका क्या करते थे सर, इनॉग्रेशन किया करते थे। ये कौन से नंबर का हुआ है सर जी, 29 एडिशन था। कौन सा था, 29 एडिशन। ध्यान रखना वर्चुअली मोड पे हुआ है। कहाँ पे सर, न्यू दिल्ली में हुआ है, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। क्लियर हो रहा है सबको, जल्दी से सबको क्लियर हो रहा है, जितने सारे लोग हैं यहाँ पे सबको क्लियर हो रहा है, एवरीबॉडी क्लियर हो रहा है। क्लियर है सबको, तो आगे बढ़ते हैं। इसी में थोड़ा सा और है, इन्होंने क्या चेंजिंग किया है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि थीम क्या है। आप एग्जाम में पूछता है थीम, ठीक है, तो व्हाट इज द थीम 2021, ये पूछेगा वर्ल्ड बुक फेयर की। तो ध्यान रखना, द थीम ऑफ द 2021 न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। NEP 2020 was passed by the Union Cabinet last year, proposing several significant change to existing education policies। ध्यान रखना, इस बार 2021 का जो थीम रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में 100% बनेगा। क्या है सर, नेशनल एजुकेशन
नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 2020, ध्यान रखना एनईपी 2020 है, ये आप एग्जाम में 110% पूछा जाएगा, ये भी याद रखना क्योंकि मैक्सिमम थीम ही आप एग्जाम में पूछे जाते हैं एक नंबर में, तो थीम को याद रखना। द थीम ऑफ द 2021 न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020, जो कि अभी लास्ट ईयर ही कैबिनेट द्वारा इसको पास किया गया था, प्रपोजिंग हुई थी, जो कि कुछ सर्वल सिग्निफिकेंट चेंजिंग आई गई थी, वो आपने देखा था एनईपी न्यू में। वर्चुअली का मतलब क्या होता है? वर्चुअली का मतलब ये होता है कि ऑनलाइन किया गया है, वहां पे जाके नहीं किया गया है, मतलब इन्होंने क्या किया है, ऑनलाइन ही उसका इनोग्रेशन कर दिया है। समझ में आया? वर्चुअली मोड पे। हाँ बहुत अच्छा रजत, समझ में आया? अक्की क्लियर हुआ? वर्चुअली का मतलब जैसे हम और आप जुड़े हुए हैं ना, वर्चुअली स्टडी कर रहे हैं, इसको हम वर्चुअली बोलते हैं। ऑनलाइन जो भी चीजें की जाती है उसको वर्चुअली कहा जाता है। अक्की गॉट इट? क्लियर हुआ? चल नेक्स्ट आते हैं। तीसरा न्यूज भी हमारा बहुत अच्छा है, जो कि अभी जस्ट हमने आपको बताया है। इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर कमिटी डेस्क क्या किया गया, ओपन किया गया है। कहां पे सर? तेलंगाना में। याद रखना एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनेगा, इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो बनाया गया है वो कहाँ पे बनाया गया है? तो ध्यान रखना तेलंगाना में बनाया गया है। कहाँ पे सर? तेलंगाना में बनाया गया है। और एक इसी से रिलेटेड एक न्यूज और भी है, वो ये है, बुक कहाँ से मिलेगी? फेयर में जाएंगे तो सब मिलेगा, है ना, वहां पे बहुत सारे बुक मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ क्या, हाँ तेलंगाना में क्या किया गया, पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बनाई गई है, ध्यान रखना डेस्क बनाया गया है। कहाँ पे? तेलंगाना में। मतलब ट्रांसजेंडर मतलब आप समझ सकते हो, अभी आगे उसके बारे में पूरी डिटेल्स है। एंड इसी से रिलेटेड एक और है, बिहार राज्य ने भी क्या किया है सर, बिहार राज्य ने भी क्या किया है कि बिहार में जितनी सारी जॉब्स होंगी एंड गवर्नमेंट जॉब्स होंगी, एंड सेकेंड चीज की वहां पे डिफेंस मतलब पुलिस में जो जॉब होंगी, उसमें भी इनको कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा हुआ है कि सेवा देने के लिए अलग से इनकी ग्रुप बनाई गई है। बिहार सरकार ऐसा पहला सरकार कर रही है काम, उसके बारे में पूरी डिटेल्स में बताऊंगा बाद में। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ये गया गया है कि साइबराबाद पुलिस, कौन सा, ध्यान रखना कौन सा स्टेशन है, साइबराबाद, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Cyberabad police has launched India's first ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क एट, ये भी पूछेगा, गली, ध्यान रखना क्या है सर जी, गच्चीबोली, क्या है, गच्चीबोली पुलिस स्टेशन इन हैदराबाद तेलंगाना। दिस डेस्क इज द फर्स्ट जेंडर्स इंक्लूसिव कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है जो कि हमारे कंट्री में क्या किया गया है, ट्रांस कम्युनिटी डेस्क ओपन किया गया है, जो कि तेलंगाना के कहाँ पे सर जी, ध्यान रखना, साइबराबाद पुलिस स्टेशन ने लॉन्च किया है। कहाँ पे सर, किस पुलिस स्टेशन में? तो सर जी गच्चीबोली में। कहाँ पे सर? गच्चीबोली पुलिस स्टेशन में इन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस चीज को देखना, कौन सा पुलिस स्टेशन है सर, ये रहा ना, देखो ना आप यहाँ पे देखो, ये रहा, समझ में आया? गच्चीबोली पुलिस स्टेशन। क्लियर हुआ? किसने पूछा था? रजत, क्लियर हुआ? कौन सा है सर जी, ध्यान दिखा दिखा, गच्चीबोली पुलिस स्टेशन है, जो कि क्या किया गया है, ध्यान रखना, साइबराबाद पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? साइबराबाद पुलिस द्वारा क्या किया गया, इस स्टेशन पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, नहीं आसाम में नहीं किया, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, ध्यान रखना तेलंगाना ने करा है। वेरी गुड मॉर्निंग नीलम मैम। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना, इसके बारे में पूरी डिटेल्स क्या है। यहाँ पे बोला, द डेस्क वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड ऑन सैटरडे बाय द साइबराबाद पुलिस चीफ वीसी सज्जनर, ध्यान रखना, ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, वीसी सज्जनर, जो कि वहां के पुलिस हैं, ठीक है, चीफ हैं, एट अ फंक्शन अटेंड बाय द मोर देन 200 ट्रांसजेंडर पुलिस। मतलब 200 से ज्यादा ट्रांसजेंडर जो पुलिस थे इस फंक्शन को अटेंड किए हैं। अर्लियर 2014, ध्यान रखना 2014 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, रिकॉग्नाइज किया था कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एज द थर्ड जेंडर विथ मैन एंड वीमेन एंड रूल दैट दे हैड इक्वल राइट्स ओवर द फंडामेंटल राइट्स। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, बताया था कि भाई ट्रांसजेंडर जो है एक तीसरा जेंडर है, मैन वीमेन के बाद अगर कोई तीसरा जेंडर है तो वो ट्रांसजेंडर है, और उनको भी क्या है, उनका भी फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कि एक मैन और वीमेन का फंडामेंटल राइट्स होता है, वैसे ट्रांसजेंडर का भी क्या होता है, एक फंडामेंटल राइट्स है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनके अकॉर्डिंग भी उनको हर एक सुविधा मिलना चाहिए जैसे एक मैन और वीमेन को मिलता है, उनका भी राइट्स है।
समझ में आ रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे कई सारे सरकारें, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर को भी क्या कर रहे हैं, वरीयता दी जा रही है, इनको भी प्रेफरेंस दिया जा रहा है। जैसे तेलंगाना में इन्होंने क्या किया, एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का डेस्क खोला हुआ है, वैसे बिहार में इनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा सा प्रपोजल आया है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं इनको भी अब देना चालू किया गया है, जो कि पहले क्या होता था, इग्नोर किया जाता था। कहीं पे रिक्रूटमेंट आती थी, ये अप्लाई भी करते थे तो हुआ करता था, लेकिन कम लोग दिखाई देते थे। लेकिन अब इनको खुल के क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि भाई इनके भी राइट्स है, इनको भी जीने का अधिकार है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो सब कुछ बराबर है, ध्यान रखना, इसी के अकॉर्डिंग ये किया जा रहा है। एंड यहाँ पे कुछ चीजें और बताई गई हैं जो कि अच्छी चीजें हैं। इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट हेल्प, ध्यान रखना, ये दुनिया का पहला है, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट help desk for a transgender community and will be managed by the police liaison officer and the member of the transgender community who has been named as the community coordinator। ध्यान रखना, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, इसके जो आधिकारिक हैं, ठीक है, यह ट्रांसजेंडर जो समुदाय कम्युनिटी है ना, दुनिया का पहला डेस्क होगा, हेल्प डेस्क होगा। मतलब क्या होगा, पहले आप सबको ये पता ही है कि भाई जितने सारे ट्रांसजेंडर होते हैं, अगर पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो ये रियलिटी है कि लोग देख के उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मतलब हमारा ये मानना है कि भाई सबकी हेल्प करनी चाहिए, सबको बराबर देखनी चाहिए राइट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई इग्नोर करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए इनको भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिले कि नहीं, इनकी भी एक ग्रुप है, इनकी भी चीज़ें हैं जिन जहाँ पे जाके ये अपनी पूरी बातें कह सकते हैं, इनकी बातों को सुना जा सकता है। इस वजह से क्या किया गया है, इस डेस्क का निर्माण किया गया है, भाई बनाया गया है। और इसका प्रबंधन एक पुलिस संपर्क अधिकारी ट्रांसजेंडर समुदाय के एक सदस्य द्वारा किया जाएगा। मतलब ट्रांसजेंडर ही इनका क्या होगा, एक ऑफिसर होगा, वही क्या करेगा, इसको कोऑर्डिनेट करेगा, उसको रेगुलेट करेगा, उसको देखेगा, और हर एक जो प्रॉब्लम्स होंगी उन सब के बीच में उसको क्या करेगा, ऑडिट भी करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एवरीबॉडी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से बताइएगा। इट विल ऑल्सो बी द फोकल पॉइंट ऑफ द ग्रीवनेस एंड रिड्रेसल्स अमॉन्ग द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन द साइबराबाद कमिश्नरेट। यहाँ पे कह रहा है कि भाई यह साइबराबाद कमिश्नरी में ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच सभी शिकायत निवारण के लिए बिंदु केंद्र भी होगा। मतलब यहाँ पे जाके जितने सारे ट्रांसजेंडर के शिकायत होंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तेलंगाना में, वहां पे जाके आप बोल सकते हो। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ तेलंगाना ही, है ना, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ तेलंगाना स्टेट के ट्रांसजेंडर ही जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी स्टेट के ट्रांसजेंडर हो वहां पे जा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी शुरुआत है, हम कह सकते हैं। ये क्या किया गया है, एक छोटी सी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की डेस्क की शुरुआत की गई है। धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है कि हर एक स्टेट में ये क्या किया जाएगा, एक ग्रुप, एक कम्युनिटी बनाई जाएगी। सबको समझ में आ रहा है, एवरीबॉडी क्लियर है और नॉट क्लियर? सभी लोग एक जल्दी से एक छोटा सा लाइक भी करते रहिए, जिससे सबको बेनिफिट मिले इस क्लास की, ठीक है। सबको क्लियर हुआ? तो ये आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का हाल ही में इनॉग्रेशन कहां पे किया गया है, दुनिया में या भारत में? पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे ओपन किया गया है? तो कहां पे किया गया है सर? तेलंगाना में किया गया है। कहां पे किया गया है सर? तेलंगाना में किया गया है। समझ में आ रहा है? क्रॉस क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप लोग सभी बीच में, तो इसलिए थोड़ा सा ना कॉन्शियस होके बैठिएगा। चौथा जो हमारा न्यूज है सर वो ये है कि ईपीएफओ ने रिटेंस इंटरेस्ट रेट 8.5% फॉर 2021। इन्होंने क्या किया है, 2020 और 2021 के लिए ईपीएफओ के जो ब्याज दर है ना 8.5% ही रखा है, कोई भी चेंजिंग नहीं करा है। मतलब 19-20 में जो इंटरेस्ट इनका रहा है वही इंटरेस्ट इन्होंने क्या कर दिया, 20 और 21 में कर दिया, कोई भी चेंजिंग नहीं करा हुआ है, ठीक है। आगे आ जाओ, इसके बारे में पूरी एनालिसिस देख लेते हैं। एनालिसिस ये कहता है, बोर्ड ऑफ एम्प्लॉइज प्रोवाइडेड फंड, ठीक है, ईपीएफओ हैज रिटेन्ड इंटरेस्ट रेट, ठीक है, प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट एट 8.5% for the financial year 2021. The 2019 and 20 rate has been kept unchanged. ध्यान रखना, 2019-20 में जो रेट था ना उसी को अनचेंज कर दिया है 2020 और 21 में। मतलब कोई भी चेंजिंग इन्होंने नहीं करी है इसमें रेट में, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा 288th मीटिंग्स, मतलब बोलता है द डिसीजन वाज टेकन बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द लेबर मिनिस्टर्स संतोष कुमार गंगवार एट द 228th मीटिंग। मतलब कहा गया है यहाँ पे
कि भैया ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा 228वीं बैठक में श्रम मंत्री, ध्यान से लेबर मिनिस्टर जो हमारे हैं संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में यह डिसीजन लिया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि भाई 2020 और 21 में कोई भी हम चेंजिंग नहीं करने वाले हैं इंटरेस्ट पे। ध्यान रखना, पीएफ के इंटरेस्ट पे कोई भी चेंजिंग नहीं होते आते। जो हमारी पीएफ कटती है, जो हमारे पैसे कटते हैं जब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं, तो हम सबको पता है कि भैया हमारा पीएफ कटता है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड द्वारा। यही पीएफ अब चेंज कर दिया गया है। पहले पीएफ क्या था, कटता था, लेकिन अब चेंज कर दिया गया, नया रूल आ गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से आए हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और कभी दे दूंगा कि अब पीएफ का कहानी क्या हो चुका है। पीएफ तो कटता नहीं है, पहले कटता था, अब नहीं कटता है। तो ये कैसे कटेगा सर, हमारे पैसे कैसे आएंगे, क्या हम एक्स्ट्रा पैसा कहीं देते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये पूरी डिटेल दे देंगे। ये कैसे रेगुलेट करता है ईपीएफओ, क्या क्या हम लोग के बीच में होता है, चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हो चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, तो क्या ईपीएफओ में हमारे पैसे कटते हैं, और कटते हैं तो कैसे करते हैं, और कितने परसेंट इंटरेस्ट से हमारे पास दिया जाता है। ये सभी चीजें मैं आपको एक क्लास में करके बता दूंगा। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेली का करंट अफेयर है उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप एग्जाम में पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में ईपीएफओ द्वारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाया गया है, इंटरेस्ट रेट दिखाया गया है, कितना दिया गया है, 8.5 दिया गया है या 6.5 दिया गया है या अनचेंज दिया गया है या 9.5 दिया गया है। इस तरह करके आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको ध्यान रखना है अनचेंज्ड याद रखना है, कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। क्या होगा सर, अनचेंज होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। गॉट इट, क्लियर सबको कि सर कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। सबको समझ में आ रही मेरी बातें? तो ध्यान रखना 8.5% ही है 2019 और 20 का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने दिया था, इंटरेस्ट था, वही इंटरेस्ट इसमें भी होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना, लेबर मिनिस्टर कौन है सर जी, संतोष कुमार गंगवार। कौन है सर, संतोष कुमार गंगवार जो है सर लेबर मिनिस्टर हैं। देखना, लास्ट ईयर मार्च ईपीएफओ लोअर द इंटरेस्ट रेट ऑन प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट टू अ 7-year low 8.5% फॉर 2019 एंड 20। कह रहा है पिछले साल मार्च में ईपीएफओ ने भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को घटा दिया था 2019 और 20 के लिए। 7 साल की सबसे, मतलब लास्ट 7 ईयर में देख लो तो सबसे कम 2019-20 में इन्होंने क्या किया था, इंटरेस्ट रेट दिया था जो कि 8.5 ही था। उसी को इन्होंने कंटिन्यू कर दिया है 2020 और 21 में। यहाँ पे लिखा है द इंटरेस्ट रेट फाइनेंशियल ईयर एक सेकेंड रुकना। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है ध्यान से समझना। यहाँ पे इन्होंने किया है कि लास्ट ईयर जो मार्च में ईपीएफओ लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट टू 7-year लो ऑफ 8.5% फॉर 2019 एंड 20। द इंटरेस्ट रेट फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 18 और 19 was fixed 8.6%. EPFO had provided 8.5% interest rate to its customer for 2017 and 18 and interest rate financial year 2016 and 17 8.6%। मतलब आप एक चीज नोटिस करो कि 2016 से, कब से सर, 2016 से जो स्टार्ट है 2021 में हम लोग आ गए हैं, इनका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं किया है। क्या है सर, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं किया हुआ है। क्या कर रहा है सर, यहाँ पे आप देखो 8.65% है, इन्होंने कम कर दिया है, 8.5% कर दिया, कहीं ना कहीं डिक्रीज किया है, जिससे क्या हो, लोगों को बेनिफिट इसका मिल सके। अब देखो नेक्स्ट न्यूज हमारा 5वां है कि सेबी ने क्या कर दिया है, कैंसिल्ड कर दिया है। क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन ऑफ सहारा इंडिया फाइनेंशियल क्रॉप एज अ सब ब्रोकर। मतलब कि जो सहारा इंडिया थी, सब ब्रोकर का काम करती थी, उसके रजिस्ट्रेशन को इन्होंने कर दिया है कैंसिल। एक होता है ब्रोकर, एक होता है सब ब्रोकर। ब्रोकर क्या काम करता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, फर्म्स होती है, उनके पैसों को मार्केट में कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है ना, उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है, क्या चीज़ होनी चाहिए, ये सब काम कौन करता है, ब्रोकर करता है। सब ब्रोकर का काम ये होता है कि भाई आप क्लाइंट को लाके क्या करोगे, ब्रोकर को दोगे, क्लाइंट को लाके ब्रोकर को दोगे, ठीक है, क्लाइंट को हर एक चीज़ें बताओगे, किसके बारे
बारे में, मार्केट के बारे में। ये सब काम करता था कौन? सहारा इंडिया। तो अब इन्होंने क्या कर दिया है, सेबी ने क्या कर दिया, जो इनके जो एक क्राइटेरिया होते हैं उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था सहारा इंडिया फाइनेंस कॉर्प, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, सब ब्रोकर का जो इनका रजिस्ट्रेशन था उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया है। कैंसिल करने का यही रीजन ही है, मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज कैंसिल सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड registration certificate as the sub broker sitting and the failure to meet correct and the appropriate criteria। मतलब कि जो सेबी का क्राइटेरिया होता है ना, सब ब्रोकर का, वो क्राइटेरिया क्या है, ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इनकी रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया गया सर, कैंसिल कर दिया है। अब ये सब ब्रोकर का काम नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता सर? सहारा इंडिया नहीं कर सकते। ध्यान रखना, किसने, सेबी ने अभी हाल ही में किसका रजिस्ट्रेशन, है ना, सेबी ने हाल ही में किस कंपनी का रजिस्ट्रेशन सब ब्रोकर के तौर पर कैंसिल कर दिया है? तो ध्यान रखना, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्प का क्या किया इन्होंने, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन यही बनेगा कि हाल ही में सेबी ने क्या किया है, किस फाइनेंशियल कॉर्प का क्या किया है, सब ब्रोकर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। ध्यान रखना, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्प का क्या किया इन्होंने, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अब ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है वॉलेशन है मिडिलमैन्स रेगुलेशन का, लिखा हुआ है रेगुलेटर हैड 2019 अपॉइंटेड एज अ डेजिग्नेशन अथॉरिटी इंश्योर वेदर सहारा इंडिया फाइनेंशियल वॉलेटिंग्स द प्रोविजंस मिडिलमैन्स रेगुलेशन। भाई जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, ब्रोकर और सब ब्रोकर, मतलब कि यहाँ पे मिलता है आपको ब्रोकर और इसके नीचे होता है ब्रोकर, सब ब्रोकर होता है और इसके नीचे होता है मैन या कंपनी। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इस आदमी को उठाते हैं कौन, सब ब्रोकर, और ये क्या करते हैं, ब्रोकर के पास ले जाते हैं। ठीक है, तो सहारा इंडिया यही काम करता था कि क्लाइंट को उठा के क्या करते थे, ब्रोकर को दिया करते थे, क्लाइंट को बताया करते थे कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है। तो ये जो बीच में काम करते थे मिडिल मैन वाला, ये चीज़ इन्होंने क्या किया, जो सेबी का जो क्राइटेरिया होता है उसको ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, कुछ गलत तरीके से कर रहे थे, इस वजह से क्या किया दिया, इनकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया कि आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, and according to the report of the designation authority considering various judicial declaration against the Subrat Roy Sahara, सब मुझे सुनता है भैया ये कौन है, भाई फाउंडर है, ठीक है, सहारा and his other Sahara Group companies had determined the Sahara India financial notice is not fit and proper person to continue as a sub broker in the security market। मतलब जो भी क्राइटेरिया था फिट एंड प्रॉपर पर्सन के अकॉर्डिंग वो काम ये क्या कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इनका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया गया है सर, कैंसिल कर दिया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाजा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हम लोग सेबी के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में कि ये फाउंडेड कब हुआ था, कौन बताएगा? इसकी फॉर्मेशन अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सेबी की फॉर्मेशन कब हुई थी, कौन बताएगा? सेबी की फॉर्मेशन कब हुई थी? ध्यान रखना 1988 में क्या हुई थी सर, सेबी की फॉर्मेशन हुई थी। समझ में आया? हेडक्वार्टर कहाँ है सर? हेडक्वार्टर महाराष्ट्र, इसका क्या है सर, हेडक्वार्टर है। समझ में आ रहा है? इसके चेयरमैन कौन है, ये भी आप एग्जाम में पूछ सकता है। इसके चेयरमैन सर कौन है? अजय त्यागी। अजय त्यागी हैं, ये एक IAS ऑफिसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें छोटी छोटी होती है, स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है, आप एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बोला है सर नौरीन हसन, कौन है सर? नौरीन हसन। नौरीन हसन बिकम द फर्स्ट VP एंड COO ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक। ध्यान रखना, किसको बनाया गया है सर? फेडरल रिजर्व बैंक की पहली VP वाइस प्रेसिडेंट COO किसको बनाया गया है सर? नौरीन हसन को बनाया गया है। नौरीन हसन कौन है, इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। नौरीन हसन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज अपॉइंटेड एज द, इंडिया की हैं, ध्यान रखना, appointed as the first vice president and chief operating officer of the Federal Reserve Bank in New York by the board of the governors of the Federal Reserve System। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नौरीन हसन को क्या किया गया है, फेडरल रिजर्व सिस्टम, फेडरल रिजर्व बैंक का क्या कर दिया गया, इनको एक वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर क्या किया गया है, ये बनाया गया है, जो कि वहाँ का बहुत बड़ा ये पोस्ट होता है। ठीक है, हसन हुज प्रेजेंट द मूव फ्रॉम इंडिया हैज स्ट्रेटजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड रेगुलेटरी
change financial service industry has 25-year experience with the experts in the risk management। मतलब इनको क्या है ना, हसन जिनके माता पिता भारत से आकर बस गए थे, मतलब भारत से जाके वहां बस गए थे, और इनको क्या है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है किस चीज का सर जी, रणनीति किस तरह से ये क्या सके स्ट्रेटजी बना सकते हैं, डिजिटल चेंजिंग कैसे चेंजिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसके बारे में इनको बहुत अच्छा पता है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में इनको बहुत अच्छी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और कई सारे जो अलग अलग क्या होता है रेगुलरिटी जो भी रिक्स आती है उन सब चीज़ों के बारे में इनको बहुत अच्छा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट है। इस वजह से क्या कर दिया गया, इनको सर वीसी बनाया गया है। With this new roles, Hassan will become the New York Fed's second largest ranking officials as well as the alternate voting members of the Federal Open Market Committee। मतलब यहाँ कहा जा रहा है इनकी जो नई भूमिका है ना, नई भूमिका के साथ हसन जो है न्यूयॉर्क फेड की दूसरी सबसे बड़ी रैंकिंग अधिकारी के साथ साथ फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, ठीक है, एक वैकल्पिक मतदान सदस्य भी बन जाएंगी। मतलब कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि वहां पे अगर आप देखो तो ये बहुत ही सेकंड जो है सबसे बड़ा पोस्ट है। प्रोविजनली सी वॉज चीफ डिजिटल, इसके पहले ये कहाँ पे थी ध्यान रखना, ये आप एग्जाम में पूछेगा। सी वॉज चीफ डिजिटल ऑफिसर ऑफ, कहाँ पे थी सर जी, मॉर्गन में थी, मॉर्गन स्टैनली हेल्थ मैनेजमेंट में ये क्या थी सर, एज अ चीफ डिजिटल ऑफिसर ये वर्क कर रही थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसके पहले ये कहाँ पे वर्क कर रही थी, तो चीफ डिजिटल ऑफिसर के तौर पे ये मॉर्गन स्टैनली हेल्थ मैनेजमेंट में क्या कर रही थी, वर्क कर रही थी, ठीक है। सिविल केप्ट न्यू रोल फ्रॉम 15 मार्च 2020, ठीक है, नया रोल कब से उठाएंगे ये, 15 मार्च 2021 से नई रोल के तौर पे चली जाएंगी। क्लियर हो रहा है सबको, सबको क्लियर हो रहा है, जितने सारे लोग हैं जल्दी से एक बार बोलना हाँ सर क्लियर हो रहा है, सबको क्लियर हो रहा है जितने सारे लोग हैं, एवरीबॉडी क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो सातवां न्यूज हमारा क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, 7 नंबर का। 7 नंबर न्यूज में ये कहा जा रहा है कि 3 दिवसीय राजनाथ सिंह अटेंड 3 डेज ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए हैं राजनाथ सिंह, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, क्या क्या चीजें हैं, ये चीज हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे बोला गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अटेंडेड द 3 डेज ज्वाइंट कमांडर्स कंटेन, ठीक है, कॉन्फ्रेंस सीसीसी विद टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स एट केवाड़िया गुजरात। हमने ये पढ़ा रखा था आपको, केवाड़िया कहाँ पड़ता है, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है, वहीं पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ है। द कॉन्फ्रेंस विल फोकस ऑन द अटेनिंग द आर्म फोर्स एंड सेल्फ सफिशिएंसी एंड डिफेंस ग्रोइंग थ्रेट इन द रीजन। दिस इज अ मेजर ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोग्राम ऑफ मिलिट्री कमांडर्स फ्रॉम द 3 सर्विसेज। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन में इन्होंने क्या किया है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह से डिफेंस को सेल्फ रिफ्लेंट बनाया जा सके, है ना, और इस क्षेत्र में बढ़ते हुए खतरों को ध्यान में रखना, मतलब डिफेंस में जो जो प्रॉब्लम ये लोग फेस कर रहे हैं उस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे तीनों जो प्रमुख सेना थे, उनके बड़े बड़े जो सेनाधिकारी थे, उन लोगों ने क्या किया है, इस समिट में भाग लिया है। Defense Minister Rajnath Singh deliberated on 2 day on the first and third and final day, ठीक है, valedictory session was presides over a PM Modi। The last CCC was held Air Force Station जोधपुर 2019। जो इसके पहले जो ये मीटिंग हुआ था, ध्यान रखना, CCC का कमांडर का कॉन्फ्रेंस का ये हुआ था 2018 में, कहाँ पे हुआ था सर, जोधपुर में। अभी जो हुआ है 2021 मार्च में, वो कहाँ हुआ है, गुजरात के केवड़िया में, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर 2018 में ये मीटिंग हुई थी, उसके बाद 2021 में हो रहा है कहाँ, गुजरात के केवड़िया में। क्लियर हो रहा है सबको, सबको क्लियर हो रहा है कि हाँ सर क्लियर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया है, 2 दिन पर विचार विमर्श किया है। पहले और तीसरे और अंतिम समापन सत्र की अध्यक्षता पीएम मोदी ने किया था, आखिरी दिन, ध्यान रखना। सीसीसी 2018 में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित की गई थी। 2018 का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था सर, जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पे हुआ था, लेकिन 2021 कहाँ हुआ है सर जी, केवड़िया, जो कि गुजरात में पड़ता है। अब हम लोग 8वां न्यूज है। 8वां न्यूज में ये कहा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड 259 मेंबर पैनल इन 75 ईयर ऑफ द इंडियाज इंडिपेंडेंस। मतलब कहा जा रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के 75 साल के अभिनंदन में भारत सरकार ने 259
सदस्यीय पैनल का इन्होंने क्या किया है सर, गठन किया हुआ है। भारत की स्वतंत्रता के 75 ईयर कंप्लीट होने पर अभिनंदन में भारत सरकार ने क्या किया है, 259 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। अब ये पैनल किस काम का है, इस पैनल को क्यों बनाया गया है, ये चीजें हम लोग बहुत अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, देखो to mark the completion of 75 year of India's independence, the government of India has set up a 259 members high level national committee headed by Prime Minister Narendra Modi। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत ने क्या किया है, 259 मेंबर्स के इन्होंने क्या किया, हाई लेवल एक क्या किया, कमेटी का गठन किया है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था भाई, इसको हेडेड कौन कर रहा था जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खुद ही कर रहे थे। द कमिटी विल प्रोवाइड अ पॉलिसी गाइडलाइन, ध्यान से सुनना, ये कमिटी क्यों बनाया गया है, ये कमिटी इसलिए बनाया गया है, ये जितने सारी पॉलिसीज होंगी हमारे देश के लिए उसकी जो गाइडलाइंस होंगी एंड गाइडलाइंस होंगे फॉर द formulating and programs to facilitate and 75 year anniversary of the India independence at a national and international level। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो ग्रुप बनाई गई है, ये जो समिति बनाई गई है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के अभिनंदन के लिए, कार्यक्रम के निर्माण के लिए नीति निर्देश और दिशा निर्देश प्रदान करेगी। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या करेंगे, जब 75th एनिवर्सरी को मनाएंगे तो उसकी जो गाइडलाइंस होंगी एनिवर्सरी से रिलेटेड, उसके जो दिशा निर्देश होंगे, वो सब चीजें क्या करेगी, ये कमेटी पूरी तरह से बताएगी कि हमारे को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। इसको हेडेड कौन कर रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही खुद कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग मधुर त्यागी। ठीक है, काफी लेट कर दिया आपने आज। अब ये किसके उपलक्ष्य में किया जा रहा है ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द फेस्टिवल इज प्रपोज्ड क्या हो गया यार, द फेस्टिवल इज प्रपोज टू बी लॉन्च 12 मार्च 2021। ध्यान रखना, ये जो फेस्टिवल है, ये जो उत्सव है, वो क्या किया जाएगा, 12 मार्च 2021 को 15 अगस्त 2022, ध्यान रखना, 75 वीक before of 15th August 2022, which is the 91 या 91st anniversary of the historic शॉर्ट सत्याग्रह हेल्ड बाय महात्मा गांधी। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो फेस्टिवल है 12 मार्च 2021 से लेके 15 अगस्त 2022 के बीच तक है ना, 75 सप्ताह 75 सप्ताह पहले शुरू किया जाना प्रस्तावित है, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक जो सत्याग्रह हुआ था, जिसको हम सब जानते हैं नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, उसके 91वीं वर्षगांठ के अवसर पे क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। ध्यान रखना, ये आप एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट 2022 में नमक सत्याग्रह मनाया जाएगा वो कौन सी उसकी एनिवर्सरी है, तो 91 एनिवर्सरी है, उसके उपलक्ष्य में क्या किया जा रहा है, 12 मार्च से लेकर 15 अगस्त कब, 75 वीक पहले से इसको चालू किया जाएगा। ठीक है, द फेस्टिवल विल बी हेल्ड इज नेशनली और इंटरनेशनली एज द अमरूद फेस्टिवल ऑफ द इंडिपेंडेंस। द हाई लेवल कमेटी विल होल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग इन 8 मार्च 2021। मतलब ये जो वर्ष मनाया, ये जो फेस्टिवल मनाया जाएगा, ये समारोह जो आज़ादी का मनाया जाएगा, इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आयोजित किया जाएगा, और इसकी समिति जो होगी 8 मार्च 2021 को अपनी इसकी पहली बैठक करेगी। मतलब इसका बैठक हो चुका है, 8 मार्च 2021 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी, उसमें हर एक डिसीजन लिया जाएगा किस तरह से इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बनाया जाएगा। समझ में आया? सोनू यादव काफी लेट कर दिया, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद सर हमारा क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या किया है, एड्रेसेस इनॉग्रल सेशन ऑफ टेक इंडिया 2020। ठीक है, क्या है इनके बारे में पूरी चीजें हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन एड्रेसेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ द टेक भारत 2021। ठीक है, एसएसआई भारती एंड द आईएमएस फाउंडेशन हैव ऑर्गेनाइज्ड सेकंड एडिशन ऑफ कॉन्क्लेव
to bring together stakeholder and the health tech and edu tech region on the virtual platform। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टेक भारत के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। किसने किया है भाई, ध्यान रखना, संबोधित किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। लघु उद्योग भारती और आईएमएस फाउंडेशन के हेल्थ टेक एडुकेट मतलब हेल्थ टेक एंड एडुकेट क्षेत्र के जितने सारे लोग हैं, बेनिफिशरीज है, हितधारक है, उनके संग एक वर्चुअल मंच पर आने के लिए, दोनों को साथ में एक जगह पे लाने के लिए क्या किया गया, इस संस्करण का आयोजन किया गया है। इस एडिशन का आयोजन, सेकेंड एडिशन का आयोजन किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है कि इसमें इंटरेक्शन दिखाया गया है, डिस्कशन दिखाई देगी बिटवीन द थाउजेंड ऑफ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल पार्टिसिपेट्स इंक्लूडिंग द पॉलिसी मेकर, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, इंडस्ट्री मेंबर्स, इन्वेस्टर, स्टार्टअप्स एंड प्रमोट रिसोर्स पार्टिसिपेट एंड डेवलप इन द रीजन। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो सेकेंड मीटिंग किया जा रहा है, इसमें कई तरह के अलग अलग लोग भी आएंगे, जिससे क्या होगा, टेक इंडिया फैसिलिटेट करेगा कि इंटरेक्ट होंगे और आपस में डिस्कशन करेंगे बिटवीन द थाउजेंड ऑफ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल पार्टिसिपेट। मतलब काफी लोग होंगे, जिसमें छोटे छोटे बिजनेसमैन भी होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होंगे, एंड उनके जो पॉलिसी मेकर होंगे, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और जितने सारे इंडस्ट्री के मेंबर्स होंगे, इन्वेस्टर होंगे, एक नए स्टार्टअप होंगे, वो सभी आके क्या करेंगे, एक प्रमोट कर सकेंगे, चीजों को आपस में कॉन्क्लेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सर नेक्स्ट थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि जो थोड़ा इन्वेस्टमेंट है वो क्या चीज़ है। विद लार्ज आउटलेट, ध्यान रखना, 64,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर द प्राइम मिनिस्टर सेल्फ रेलिवेंट स्वस्थ भारत योजना विल डेवलप एंड कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी केयर हेल्थ केयर सिस्टम। मतलब कहा गया है कि अगले 6 वर्ष में 64,000 करोड़ रुपए के बड़े से परिवेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, तो उसी के अंतर्गत आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी देखभाल स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की क्षमता को विकसित करना है। मतलब इनमें यहाँ किया गया है कि जो इतना अगले 6 सालों में क्या होगा, 64,000 करोड़ रुपए लगा के इन्वेस्टमेंट करके ये क्या करेंगे, इंडिया का जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी जितने सारे हेल्थ सिस्टम है उसको और भी इम्प्रूव करेंगे, जिससे क्या हो, हमारा देश आत्मनिर्भर की तरफ आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा न्यूज़ सर ये है कि इंटरनेशनल वीमेंस डे। सर क्या है, इंटरनेशनल वीमेन डे 2020 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है, 8 मार्च को सर मनाया गया है, जहां हम सभी लोगों ने क्या किया, इंटरनेशनल डे मनाए हैं। इंटरनेशनल वीमेंस डे 2020, इंटरनेशनल वीमेन डे 8 मार्च 2021 को मनाया गया है। इंटरनेशनल वीमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड 8 मार्च एवरी ईयर। कब मनाते हैं सर, 8 मार्च हर साल को मनाया जाता है। द डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ वीमेन। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या कहा जाए, इंटरनेशनल वीमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड 8 मार्च एवरी ईयर द डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ वीमेंस। मतलब वीमेंस के जो सोशल जितने सारे अचीवमेंट्स हैं, सोशल हो चाहे इकोनॉमिकल हो चाहे पॉलिटिकल हो, इन सब चीज़ों को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। एंड 8 मार्च को इंटरनेशनल लेवल पे क्या करते हैं, वीमेंस डे को मनाया जाता है। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ, बहुत अच्छा ममता, ग्रेट। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में है, इसका जो थीम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप एग्जाम में पूछा जाएगा। द डे ऑल्सो मार्क अ कॉल टू टेक एक्शन टू सेलिब्रेट विमेंस इक्वलिटी। इंटरनेशनल वीमेन डे इज अ डे टू रिफ्लेक्ट ऑन प्रोग्रेस Simon for change and celebrate a action or courage and the determinations or ordinary women who have played an extraordinary role in the history of their countries and communities। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो दिन मनाया जा रहा है, मार्क अ कॉल टू टेक एक्शन एक्सीलेट विमेंस इक्वलिटी, मतलब विमेंस के इक्वल, मतलब उनको भी भाई बराबर देखा जाए, उनको भी क्या किया जाए, एक बराबर समानता दी जाए, चाहे वो मैन हो चाहे वो मेन हो, सबको बराबर देखा जाए। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया गया, विमेंस डे को 8 मार्च को मनाया जा रहा है। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं विमेंस को आगे बढ़ा रहा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है ये लाइन है यहाँ पे, द थीम ऑफ दिस ईयर इंटरनेशनल वीमेंस डे, इंटरनेशनल वीमेंस डे, विमेंस
इज, ध्यान रखना, विमेन्स इज लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। इसको अच्छे से कॉपी में लिखिएगा, ये आप एग्जाम में पूछा जाएगा, जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में 110% पूछा जाएगा। ठीक है, 2021 का जो थीम है वो ध्यान रखना, वीमेन इन लीडरशिप, ध्यान रखना, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। इसका क्या है, 2021 का थीम है, सेलिब्रेट एंड tremendous effort man made by women and girls around the world in shaping a more equitable future and recovery for COVID-19 pandemic। सबको समझ में आया यहाँ तक, या किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से हमारे को डाउट क्लियर कर लो आप सभी लोग। एवरीबॉडी क्लियर? सोनू, मधुर त्यागी, ममता, नीलम मैम, अक्की, और कौन कौन है? रजत सागर, और कौन है? राज मोहन, आप सभी को क्लियर है? तो ये था हम लोग का 11th ऑफ, कब का था सर? 11th मार्च का करंट अफेयर। तो सभी लोगों ने लिख लिया, कॉपी पे नोट्स बना लिया, सबको क्लियर है बिल्कुल? ये 11th मार्च का हमने करंट अफेयर कर लिया। अब रात में अगर आप लोग नहीं आते लर्निंग ऐप पे, ठीक है, रात में 10 PM पे डेली क्लास चल रही है। हमने अभी कल पार्ट 1 पढ़ाया था, 30 क्वेश्चन पढ़ाया विद एनालिसिस। आज भी हम लोग 30 ही क्वेश्चन करेंगे विद एनालिसिस, जो कि आप एग्जाम में आएंगे। ये 20 पार्ट होने वाला है, ध्यान रखना। रात में जो लर्निंग ऐप पे चल रहा है ये 20 पार्ट चलेगा। लगभग 700 प्लस क्वेश्चन या 500 प्लस क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे जनवरी का। तो ये सेशन आप मत छोड़ा करिए, रात में 10 बजे लर्निंग ऐप पे होता है, ठीक है। जितेंद्र कुमार, अरे वाह, अच्छा अभी मैंने देखा, आपने कमेंट नहीं किया क्या था ना, अभी आपका मैसेज आया। चलो बहुत अच्छा लगा जितेंद्र आपको देख के। चलो आप पहली क्लास में आए हो, कोई नहीं जितेंद्र, आप डेली आइएगा, बेनिफिट मिलेगा इस क्लास का। डेली सुबह में 10 AM पे ये क्लास होती है, और रात में एक होती है 10 PM पे लर्निंग ऐप पे। सुबह में यूट्यूब चैनल पे होती है, रात में होती है लर्निंग ऐप पे। ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ आप पे काम का है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और नोट्स बनाते चलिएगा। और आई थिंक कल दोपहर में 1 PM पे, ठीक है, या कल मॉर्निंग में एक काम करते हैं, जितने सारे लोग हैं ना, कल एक काम करते हैं, कल हम 12th का रोक देते हैं, ठीक है। 12th मार्च की करंट अफेयर को रोक देते हैं, ठीक है। 12th और 13 के दोनों को कंबाइंड करके हम नेक्स्ट डे पढ़ा देंगे एनालिसिस। कल हम एक काम करते हैं, पूरी MCQs इसी पे करा देते हैं मॉक, ठीक है। सभी तैयार हो? सभी मॉक को करने के लिए तैयार हो, जितने सारे लोग हो, ठीक है। 5-6 लोग हैं, बाकी लोग चले गए हैं, तो देखेंगे, ग्रुप पे इन्फॉर्म कर देंगे। सभी लोग मॉक के लिए तैयार रहिएगा। सुबह में कल 10 बजे हम लोग मॉक टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मुलाकात हम लोग कब करेंगे सर? रात में 10 PM पे लर्निंग ऐप के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।